सामने आसीन ब्रह्मर्षि परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको इस ब्रह्मर्षि परिवार के आयोजन में मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज जब भी देश, समाज और परिवार बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैं यहाँ आने से पहले सोच रहा था कि वो कौन से मुद्दे होंगे आज के समय में जिनका ब्रह्मर्षि परिवार सामना तो कर रहा है, लेकिन शायद उससे निकलने की राह अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं ऐसे ही 3-4 मुद्दों पर आपसे अपने विचार साझा करूंगा। अगर ब्रह्मर्षि की विशेषता मुझे बतानी हो तो उसके लिए आप देखें, शास्त्र में ब्राह्मण, शस्त्र में क्षत्रियों से भी बढ़कर, धन में उस पूरे समृद्ध समाज का जिसे आप वैश्य करते हैं उससे भी कहीं आगे अपनी क्षमता दिखाने वाला, और अंततः सेवा में जहां भी अवसर मिले हमारे डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। यह ब्रह्मर्षि परिवार हमेशा आगे रहा है। समय समय पर इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पिछले दिनों जब हम आसनसोल में इकट्ठे हुए थे, मैंने कुछ बातें रखी थी, उन्हें मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो यह है कि एक समय स्वतंत्र भारत में अपनी जबरदस्त राजनीतिक साख रखने वाला यह परिवार आज के राजनीतिक वर्चस्व के दौर में कहीं हाशिए पर। आप केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति तक देख लें। एक समय था जब इस समाज की आवाज और इस समाज की आवाज को लेकर आगे रहने वाले लोग जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, वह धीरे धीरे संख्या नहीं कम तो नहीं हो रही। तो एक तरफ देश में सबसे अधिक वर्चस्वशाली अगर कोई समूह है तो वह राजनीतिक समूह है, और ऐसे ही समय में ब्रह्मर्षि परिवार क्या वजह है अपनी वो साख होता जा रहा है। दूसरी चुनौती मेरे ज़हन में जो है, और यहाँ वह विधि भी मौजूद है कि ब्रह्मर्षि परिवार को अभी भी फख्र है अपनी उस संयुक्त परिवार वाली परंपरा पर। लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन उस संयुक्त परिवार का सामना हुआ, उसे चुनौती मिली न्यूक्लियर फैमिली से, एकल परिवार से। और संयुक्त परिवार और एकल परिवार में जो संघर्ष चला, अब इसे ब्रह्मर्षि परिवार का आप दुर्भाग्य कहने के पहले एकल परिवार का वर्चस्व बढ़ा। लेकिन मामला यही तक नहीं रुका रहा। उस न्यूक्लियर फैमिली से आगे
एकल परिवार को भी चुनौती दी जाने लगी, वह किससे? उस एकल परिवार को व्यक्ति चुनौती देने लगा, यानी एकल परिवार बनाम इंडिविजुअल। और अंततः अब आप देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार, फिर न्यूक्लियर फैमिली, फिर कपल। आज के समय की बड़ी समस्या है कि आप अगर रिटायर हो गए हैं, वृद्ध हो रहे हैं, एक तरफ आपकी चिंता है कि बच्चा जो है बड़ी नौकरी करे, बेटी ऊंची पायदान पर पहुंचे, लेकिन इसी के साथ साथ आप अभिशप्त हो गए हैं सिर्फ पति पत्नी एक साथ रहने के लिए। तो यानी वो न्यूक्लियर फैमिली भी टूट चुकी है। वहां से हम कहां चले गए? उस कपल वाले फेज में, और अब वो भी टूट गया है। वहां से भी अब हम बिल्कुल इंडिविजुअलिज्म के दौर में हैं। अब अकेले रहने का दौर आ गया है। लोगों से बात करें, शिकायत करें, मिलेगी, कोई शादी नहीं करना चाहता, या अगर कोई कर भी ले तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो वह जो संयुक्त परिवार से या व्यक्तिवाद तक की जो यात्रा है, मुझे लग रहा है कि यह एक बड़ी चुनौती है जिसका प्रगतिशील समाज सामना कर रहा है। इसे कैसे आगे निकले, इसकी कुछ राहें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन ये चुनौती बड़ी है। तो पहली चुनौती हमारी देश और राज्य में घटती हुई राजनीतिक साख। दूसरी चुनौती अकेले पढ़ते हुए कि समाज और परिवार के रहते भी अकेले पढ़ते लोग, अकेले जिंदगी जीते लोग, समस्याओं का अकेले सामना करते लोग। कोई स्वीकार करे या न करे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी समस्या, आप देखेंगे हमें समय समय पर चुनौतियां मिली। सबसे बड़ी चुनौती मिली थी, जिसका मैंने अपने आश्रम शोध वाले वक्तव्य में भी जिक्र किया था, अस्मिता की, हमारी अस्मिता, आइडेंटिटी की क्राइसिस जो हमारे सामने उपस्थित की गई थी। उस समय हमारे सामने आइकॉन के तौर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती थी। उन्होंने हमें पहचान दिलाने में जो अभूतपूर्व भूमिका निभाई। फिर दूसरी चुनौती हमें मिली कि हमें हमारी ही जमीन से बेदखल करने की, आप जिन्हें क्रांतिकारी समूह कह सकते हैं, नक्सली समाज कह सकते हैं, ये बड़ी चुनौती थी। उसका भी इस परिवार में सामना किया। लेकिन एक तीसरी चुनौती भी हमें मिली। नियो लिबरलिज्म के उदारीकरण के दौर में जो ब्रह्मर्षि परिवार के भीतर भी नया मध्य वर्ग बना, यह मध्य वर्ग है। इस मध्य वर्ग के सामने क्लास महत्वपूर्ण हुआ, कास्ट नहीं। उसने अन्य कास्ट में भी उन लोगों के साथ रहना पसंद किया जो उसकी क्लास के थे। और ये चीजें हमारे समाज में रहते हुए भी, जानते हुए भी, करते हुए भी लोग इस खतरे से वाकिफ नहीं हुए। आपस में प्रश्न करते रहे, क्या हुआ कि हम अब उतने शक्तिशाली नहीं दिख रहे हैं। यानी इस मध्य वर्ग ने, इस नए उभरते मध्य वर्ग ने अपने को इस परिवार से अलग हटाया और उस परिवार से जुड़ने की कोशिश की जो परिवार उसके इस परिवार का हिस्सा नहीं था। और चौथी चुनौती जो आज यह परिवार जिसका सामना कर रहा है, सभी लोगों को लगता है कि हम तो जानते हैं कि हमारे पुरखे कौन थे, हमें तो पता है कि स्वामी जी ने क्या किया, ब्रह्मर्षि परिवार की कितनी मंच पर विराजमान है, कितनी शानदार परंपरा रही है।
चिंता यह है सबकी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ लिख कर बड़ी नौकरियां कर रही है, पैसे खूब कमा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी न तो समाज में, न तो देश में, राज्य में कहीं उसकी कोई पहचान हो रही है। दरअसल इसकी वजह ये है कि पहले हमारे पुरखों ने अपने परिवार की सेवा से होते हुए समाज, गांव, राज्य और देश की सेवा करने की तरफ यात्रा की थी। धीरे धीरे यह क्रम उलट गया है। अब सभी के दिमाग में सभी की जो प्रेफरेंसेस है, सभी की जो वरीयता है अपनी सेवा, वह जो समाज है, वह जो राज्य है, वह जो देश है, धीरे धीरे उनके उससे हट गया है। इसलिए व्यक्तिगत और भौतिक रूप से तो सुखी लोग दिख रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर कमजोर लोग। पहले लोगों के पास भौतिक संसाधन नहीं था, लेकिन मानसिक बल था। आज की पीढ़ी के पास भौतिक संसाधन है, लेकिन मानसिक बल नहीं है। और इस क्राइसिस से हमारा प्रगतिशील परिवार भी इसका सामना कर रहा है। लोग साझा करें या न करें, और इसकी परिणति आप देखते हैं कि परिवारों में अपने बेटे बेटियों के साथ आपका संवाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको पता तक नहीं है कि वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं आपके साथ रहते हुए भी। कुछ चंद बातें और घर के मंच पर कई लोग उपस्थित हैं और उनके विचारों से भी हम लोग अवगत होंगे। हम सभी जानते हैं और हमारे बीच कई लोग हैं, राजेश जी तो हैं ही, उमेश जी भी हैं। हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में 26 में घोषणा हो चुकी है कि अब जाति जनगणना होने वाली है। यह जो आने वाला समय है और आने वाली जो बड़ी चुनौती है हमारे सामने, और जब जाति जनगणना होगी तो हमें लगभग पता है कि उस जनगणना में हम कहाँ होंगे, हमारी संख्या कहाँ होगी। और अब देश की राजनीति इसी संख्या बल से संचालित हो रही है। अब अगर हमारी संख्या कम है तो हमारी आवाज भी कम होगी। अब ये कम संख्या और कमजोर आवाज के दम पर आज के समय का सामना यह परिवार कितना कर पाएगा, यह अगली चुनौती हमारे सामने। क्योंकि जिन चीजों पर हम फख्र करते हैं, अरे हमारे पास तो जमीन है, आप भ्रम में न रहें। जो बहुसंख्यक होंगे, जिनके पास सत्ता होगी, वो कानून बदल देंगे, और कानून बदलते ही वो सारी चीजें जो आपके पास है वो किसी और के पास से दी जाएगी। आज के समय में इस जाति जनगणना का जो असर खासकर प्रगतिशील परिवार पर पड़ने वाला, आरक्षण ने प्रभावित किया था नौकरियों के लिए, और जातिगत जनगणना के बाद आप देखेंगे नौकरियों में तो हमारी स्थिति कमजोर होगी ही। अब जो सख्त एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि आप अपने समाज में जिस एंटरप्रेन्योर सीख रहे हैं, धीरे धीरे हमें उस तरफ अब जाना पड़ेगा जो कि पहले शायद हमारी राह नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ी चुनौती है कि अभी भी ब्रह्मर्षि परिवार में अधिकांश लोगों से आप बात करेंगे तो उनका लक्ष्य यही होता है कि बेटा या बेटी को अच्छी नौकरी मिल जाए। वो एक ऐसा सपना मन में पाले चलते हैं जिसका आने वाले समय में अब पूरा होना बहुत कठिन होगा।
आखिरी कुछ बातें जो हैं अपनी बात कि अंततः हम क्या करें, क्योंकि एक आज के समय की बड़ी जरूरत है जिसे कहते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अगर आप पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं हैं तो आपकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी। और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि इस परिवार का कोई भी भाई अगर सामने खड़ा होता है तो इस परिवार को उसका पूरा साथ देना। दूसरी बात, अगर आप हमारे सामने दूसरी बड़ी चुनौती है सोशल इंटरेक्शन। घर में संवाद, हमारे पास फोन है लेकिन अब अपनों से संवाद कम है, लगभग नहीं है। इसलिए सामाजिक योग और यह प्रदर्शनी परिवार का आयोजन मुझे लगता है कि सामाजिक संवाद के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज जो हमारे सामने है, यह ब्रह्मर्षि परिवार हमारे परिवार में जिनको भी जरूरत है उन्हें सामाजिक सुरक्षा से लेकर भौतिक संसाधन तक मुहैया कराने में मदद कर सकता है। चौथी चीज जो मेरे सामने है कि अगर हमारे परिवार, हमारे समाज की आवाज कहीं पहुंचानी है तो ऐसे में ब्रह्मर्षि कोलकाता या ब्रह्मर्षि परिवार की कोई संस्था ही उस आवाज को प्रभावी तरीके से पहुंचा सकती है। आज के दौर में किसी व्यक्तिगत आवाज का कोई मतलब नहीं है। वो आवाज व्यक्तिगत होगी लेकिन उसमें जो स्वर होगा लोगों को पता होना चाहिए कि इस आवाज में पूरे ब्रह्मर्षि परिवार का स्वर और सुर शामिल है। ये ऐसी संस्थाएं आज के समय में सरकार और समाज के बीच या परिवार के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकती है। हम सरकार पर सीधे सीधे चाहें तो आज के समय में कठिन है, लेकिन अगर किसी सामाजिक संगठन की तरफ से चाहें तो वो शायद आसान होगा। और अंतिम बात जो मैं करना चाहता हूँ, और खासकर अपने जो युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो भविष्य होने वाले डॉक्टर हैं, मेरे मित्र पीछे बैठे हुए हैं, हम साथ खड़े हैं। शायद इस परिवार के लोगों को मालूम होगा यहाँ अजय सिंह जी बैठे हैं, इनकी भी बिटिया संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है MBBS करने की आखिरी पायदान पर ही है। अगर परिवार के सदस्यों को मालूम हो तो ऐसे लोगों से आखिर में जो मेरा अनुरोध है कि जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उनका उपयोग इस परिवार को जोड़ने के लिए, इस परिवार के विचारों का प्रचार और प्रसार करने के लिए और अंततः अपनी आवाज वहां तक ले जाने के लिए उसका सदुपयोग किया जा सकता है जिसका अब तक नहीं हुआ है। और इसमें यह नई पीढ़ी हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकती है, क्योंकि अब संगठन जो है नए दौर में पुराने तरीकों से नहीं चलाए जा सकते। आप सभी को साथ रखना।